किसी ने खूब लिखा है, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। अब भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। अगर भाग्य में ही ये लिखा हो कि मेहनत करने से ही मिलेगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपके भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भाग्य में ये लिखा हो कि मेहनत करने से मिलेगा, तब तो मेहनत कीजिएगा तभी ना मिलेगा। क्या समझे? इसीलिए भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, अपना मेहनत करते रहिए, सफलता मिलती रहती है। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का, जो हमने पढ़ाया उपनिवेशवाद और देहात। इसका हमने आपको पहले से 3 वीडियो दिया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए वीडियो देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन, अति लघुतरीय क्वेश्चन जितने भी हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। अब करना क्या है आपको, बस आराम से आप वीडियो को देखते रहिए, शांति से अगर देखिएगा वीडियो को तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, उसका जवाब हमें क्या लिखना चाहिए। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, जमींदार राजस्व क्यों नहीं चुका पाते थे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि जो जमींदार हैं वो अपना राजस्व क्यों नहीं चुका पाते हैं। इसका मेन कारण क्या था, समझना मेरे भाई। होता क्या था कि आपने क्या पढ़ा कि बंगाल में अंग्रेजों ने रैयतबारी प्रथा लगाया था। याद रखिएगा, कहां लगाया था रैयतबारी? बंगाल में। उसमें जमींदारों को नहीं, रैयतबारी नहीं, सॉरी, अस्थाई बंदोबस्त। आप ही तो निकाल के, तो क्या बता रहे थे आपको कि बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त लगाया, तो जमींदार उसको क्यों नहीं चुका पा रहे थे, कर क्यों नहीं दे पा रहे थे। इसका पीछे क्या रीजन था, समझना। अस्थाई बंदोबस्त कितने दिनों के लिए होता था? तो 10 वर्षों के लिए। अब अनाज की कीमत अभी क्या है और अभी से 10 साल पहले क्या होगा, एक अनुमान लगा लिया जाता था, और उस 10 वर्ष पहले की कीमत के हिसाब से अभी ये कर लगा दिया जाता था। कीमत बढ़ेगा 10 साल बाद, कर लगा दिया जाता था अभी। अंग्रेज ये सोचते थे कि 10 साल बाद जो कीमत रहेगा, 9 साल 8 साल बाद जो कीमत होगा, तो उस समय तो हम कर बदल नहीं सकते ना, क्योंकि अभी फिक्स जो कर देंगे वही हमको उस समय भी मिलेगा। तो इसीलिए वह अभी लगा देते थे बरलक का दाम के हिसाब से अभी। अब मान लीजिए अभी कीमत अनाज का 10 रुपया है और 8 साल बाद कीमत हो जाएगा इसका 12 रुपया, तो 12 रुपये के हिसाब से कर लगा देता था अभी ही। भाई ये बढ़ा दाम है ही नहीं, मूल्य बढ़ा नहीं और टैक्स बढ़ गया। ऐसी स्थिति में जमींदारों को कठिनाइयां होती थी। मेन कारण यहां ये था, समझ रहे ना। जमींदार कर क्यों नहीं चुका पाते थे? देखिए वहां लिखा हुआ है, बहुत जमींदार कर अदा नहीं कर पाते थे क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए लगाया गया था। तो अंग्रेजी सरकार सोचती कि भविष्य में जब अनाज की कीमत बढ़ेगी 10 साल बाद, तो उस समय तो वो कर को बदल नहीं सकेंगे ना, इसीलिए उस समय के हिसाब से अभी ज्यादा कर लगा देते थे कि ताकि उस समय हमें मैनेज कर जाए, बढ़ा दाम रहेगा तो हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में जमींदारों को ज्यादा कर चुकाना पड़ रहा था, इसीलिए वो कर नहीं चुका पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी भी देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना कानून स्थापित कर लेना। किसी देश पर प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से जब हम उस पर अधिकार कर लेते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग उपनिवेशवाद। जैसे भारत पर इंग्लैंड वालों ने अपना अधिकार जमा रखा, तो भारत अंग्रेज के लिए उपनिवेश हुआ और हमारे लिए यानी भारत के लिए इंग्लैंड साम्राज्यवादी हुआ। यहां कह रहा उपनिवेशवाद क्या है, तो किसी देश पर जब कोई ताकतवर देश किसी देशों पर अधिकार कर लेती है तो उसको कहते हैं हम लोग उपनिवेश। इस प्रक्रिया को, इस विधि को कहते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, जैसे भारत इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ कोई ताकतवर देश किसी देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब आपके दिमाग में आता होगा ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है। देखिए जब व्यापार पर अधिकार होता है
तो वो अप्रत्यक्ष हुआ। और जब पूरा देश उसके हाथ में कानून, उसके हाथ में नियम कानून वो खुद बनावे, तो हो गया, जैसे चीन पर वो अधिकार किया, तो चीन के व्यापार पर अधिकार किया, कानून पर नहीं अधिकार किया इंग्लैंड वाला, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। अब भारत में तो कानून ही अपने हाथ में ले लिया, तो वो हो गया प्रत्यक्ष। आगे हैं स्तंभरारी बंदोबस्त कब कहां लागू किया गया? वही अस्थाई, इसको कहते हैं स्तंभरारी या अस्थाई बंदोबस्त। कब? तो 1793 में। किसने लागू किया? चार्ल्स कॉर्नवालिस, बंगाल के एक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने बंगाल में लगाया। तो कब लगाया? तो 1793। किसने लगाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, कहां लगाया? बंगाल में। या आप नाम याद रखिएगा इस तरह, स्तंभरारी या अस्थाई। बंगाल में जो उपजाऊ जमीन थी, इस जमीन पर जो जमींदार थे, उस जमींदार को एक निश्चित समय के लिए एक कर लगा दिया गया कि आपको इतना कर हर साल तुमको आकर के राजस्व जमा करनी होगी। इसको कहा गया अस्थाई बंदोबस्त। ये कितने साल के लिए लागू होती थी? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष के बाद चेंज होगा फिर से, ठीक है। आगे है 1770 के दशक में बंगाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो गई? देखिए 1770 के दशक में बंगाल की आर्थिक व्यवस्था क्यों खराब हो गई? हाँ, 1770 के दशक में बंगाल की आर्थिक दशा क्यों खराब हुई? मेन कारण क्या था? देखिए उस समय अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, तो कर देना तो पड़ ही रहा था, खेती हो चाहे नहीं हो कर देना पड़ेगा। और इत्तेफाक क्या समझिए कि बंगाल में उस समय ना लगातार अकाल लगातार पड़ा, जिसके कारण वहां की खेती बाड़ी जो क्या हो गई? चौपट हो गई। अब खेती बाड़ी हो नहीं रही है, हमको अंग्रेज को क्या देना है? कर देना है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था जो है ना लगातार क्या हो गई? गिरती चली गई। खेती बाड़ी हो नहीं रहा है, उपज हो नहीं रहा है, हमको टैक्स देना पड़ रहा। इन कारणों से वहां की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। नंबर आगे, जोतदार और मंडल जमींदार को क्यों नहीं डरते थे? यानी हमने क्या पढ़ा था कि बंगाल के गांवों में एक व्यक्ति होते थे जिसका नाम था जोतदार। उनके पास बड़ी बड़ी प्लॉटें होती थी, बड़ी बड़ी खेत होती थी, बहुत ज्यादा खेत, और वहां के व्यापार, स्थानीय जो व्यापार होते थे उस पर भी उसका अधिकार होता था। गांव के रैयत, गांव के छोटे लोगों पर उसका पकड़ होता था। तो वो जमींदार से नहीं डरते थे। जमींदार कहां रहता था? शहर में। जमींदार के पास 400 गांव, 500 गांव, ताकतवर आदमी होता था। लेकिन जोतदार उससे नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि गांव में इसकी पकड़ होती थी, वो रहता शहर में। कर वसूलने के कौन आता था? जमींदार का आदमी। लेकिन जोतदार के पास भी अपनी अच्छी प्लॉट होती थी, अच्छी जमीन होती थी, और उस जमीन पर जोतता कौन था? बटाईदार। उसके पास भी हैसियत अच्छा रहता था, इसीलिए जोतदार ना जमींदार से डरते नहीं थे। क्लियर? आपसे पूछे जोतदार क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि उसके पास भी अपनी हैसियत थी, अपनी जमीन थी, बहुत बड़ा प्लॉट था उसके पास, गांव के अधिकांश लोग उसके समर्थन में होते थे, उसके पास बहुत सारा आदमी रहता था, इसीलिए वो भी जमींदार से नहीं डरता। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे 5 नंबर क्वेश्चन पढ़े जमींदार और जोतदार दोनों के बारे में। नहीं तो जोतदार गांव के होते थे, गांव में उनकी पकड़ होती थी, और जमींदार जो होते थे वो शहर में रहते थे, तो इसीलिए जोतदार भी उनसे डरते नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, ताल्लुकदार कौन थे? ताल्लुकदार। अब भाई ये क्या शब्द हो गया नया? ताल्लुकदार का मतलब होता है जो ताल्लुक रखते थे। ताल्लुक का मतलब संबंध, ताल्लुक का मतलब संबंध। जमींदार को ही बंगाल में ताल्लुकदार कहते थे। बंगाल में उनको क्या कहते थे? ताल्लुकदार। किससे? क्योंकि वहां के जो गांव होते थे, वहां पर जो लोग रहते थे, वहां जो गांव और वहां पर जो लोग रहते थे, वो लोग से किसका संबंध होता था? जमींदारों का संबंध होता था या जोतदार का संबंध होता था, इसीलिए उनको कहा गया ताल्लुकदार। ताल्लुकदार का मतलब होता है, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है जिससे ताल्लुक या जिसे किसी तरह का संबंध हो। अंग्रेजों ने भूमि का संबंध जमींदार से माना, इसीलिए उसे अस्थाई बंदोबस्त लगाया। ठीक है, यानी कि ताल्लुक समझ गए ना, माने जिसका जिससे संबंध। जमीन का संबंध अंग्रेज किसको मानता था? जमींदार को। कहता ये पूरा जमीन उसी का है, तो इसी के लिए उस पर कर लगाया था। ठीक है, चलिए, तो ताल्लुकदार समझ गए, जिससे जमीन का संबंध।
क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा, सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त कानून हम पढ़े थे कि अंग्रेज जब जमींदारों पर नियम लगाया कि तुमको कर देना है, तो जमींदार ना कोई कर आज देता, कोई 15 दिन बाद देता, कोई 2 महीना बाद देता, नहीं, अलग अलग तरीके से जमा करने लगा। अंग्रेज सोचा कि ऐसे कर वसूलाएगा तो राजस्व हमारा कैसे बढ़ेगा, इसलिए उसने एक नियम कानून पारित कर दिया कि महीने के लास्ट मान लीजिए और सूर्यास्त तक, यानी अमुक तारीख को शाम के सूरज डूबने से पहले अगर आपने कर जमा किया तो मान्य होगी, अन्यथा वह कर मान्य नहीं होगी। जैसे मान लीजिए साल में सभी किसान मतलब जमींदारों को जमा करना है, तो वो मान लीजिए 31 मार्च को लिखा, 31 मार्च शाम सूरज डूबने से पहले अगर आपने कर जमा किया तो वो कर यानी कि जो राजस्व है वो मान्य होगी, अन्यथा उसके बाद अगर आप जमा करने आए तब मान्य नहीं होगा। यानी इसको कहा गया सूर्यास्त नियम। ठीक है, माने सूरज डूबने से पहले आपको कर जमा करना है। आगे चलेंगे, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जमींदारों की स्थिति कैसे मजबूत बनी? देखिए, अब प्रश्न कह रहा आपसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जमींदारों का जो था वो कैसे मजबूत हो गया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अनाज की कीमत में क्या हुई? वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के कारण राजस्व वसूलने में भी थोड़ा सा ढील दिया गया, जिसके कारण जमींदारों की स्थिति में अच्छी मजबूती आई। अब क्या हुआ समझिए, पहले तो अंग्रेजों ने नियम लगाया कि अनाज की कीमत में वृद्धि होगी, तब पहले जमींदार पर कर लगा देता था। लेकिन जब जमींदार कर देने से इनकार करने लगे, लगातार जमींदार कर नहीं चुका पा रहे थे, तो सारा जमींदार तो कर चुका ही नहीं पाता था अधिकांश, तो कितना का नीलामी करेगा? नीलामी में फिर खरीदे कौन? नहीं, जमींदार खरीद नहीं पाएगा तो फिर कौन खरीदे? तो ऐसी स्थिति में कुछ नियम कानून में ढील दिया गया, माने कि जमींदारों को थोड़ा सा छूट दिया गया कि चलो जो सूर्यास्त नियम था इसको बंद कर दिया, मान लीजिए कि चलो तुम बाद में ही जमा कर देना, जितना कर लगाता था उससे कम भी जमा करता था तो चल जाता था काम। जमींदारों को थोड़ा सा रियायत दिया गया, छूट दिया गया। कब? 1857 के क्रांति के बाद। ठीक है, तो जब छूट हुआ तो जमींदारों को थोड़ा सा राहत मिला। अब वहां पर उसकी छूट, लेकिन जमींदार क्या करते थे? कर तो किसान से उतने वसूलते थे, किसान से कर उतने वसूलते थे, लेकिन इनको जमा करना कम पड़ता था, और उस समय अनाज की कीमत भी क्या हो गई? बढ़ गई, तो इसीलिए थोड़ा सा इनको राहत मिला और इनकी मजबूती हुई। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है नंबर 9, गांव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली था। अब क्या कह रहा है? जमींदार शहर में रहते थे, अभी हमने बताया कि जमींदार बहुत ताकतवर होता था, 400 गांव मायने रखता है, बहुत बड़ी होती है, नहीं होती है। उसके पास अपनी सेना होता था, अपना आदमी होता था, कर वसूलने के लिए लोग जाते थे, सारे गांव से कर वसूलाता था। सब कहां पहुंचता था? जमींदार के घर पर। जमींदार की बड़ी हवेली होती थी, बहुत सारे नौकर चाकर रहते थे। लेकिन इसके बाद भी गांव के जो जोतदार थे वो गांव में प्रभावशाली थे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि गांव के जो जमींदार होते थे, मतलब जोतदार होते थे, उसके पास भी बड़ी बड़ी प्लॉटें होती थी, बड़ी बड़ी खेतें होती थी, और सबसे बड़ी बात क्या होता था कि गांव के अधिकांश आदमी में उसकी पकड़ होती थी, क्योंकि जो उनकी जमीन होती थी ना, उन लोगों को बटाई पर देते थे जोतने के लिए। अब आप हमारी जमीन जोत रहे हैं तो आपका लगाव हमसे ना होगा? नहीं होगा, जमींदार से तो नहीं होगा। गांव के अधिकांश व्यापारियों पर उसका अधिकार होता था, क्योंकि वो सबको पूंजी देता था काम करने के लिए, बहुत सारे रैयत लोग उससे संबंधित रहते थे। तो गांव के जो जोतदार थे उसका भी प्रभाव गांव में बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत सारे किसान, बहुत सारे बटाईदार, बहुत सारे व्यापारी इस जोतदार से ही जीते थे। ठीक है, इसीलिए गांव में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। कोई दिक्कत? आगे, पहाड़ियां लोगों की के जीविका के क्या साधन थे? पहाड़ी लोग अपनी जीविकोपार्जन कैसे करते थे? हमने बताया पहाड़ी लोग अधिकांश जंगलों में रहते थे, और पहाड़ी से जंगल से कंदमूल प्राप्त करके, ए लड़की ए पंचायती करवा दें, जाओ बाहर बैठो तू लोग।
अधिकांश वो क्या करते, जंगल में रहते और जंगल से कंदमूल प्राप्त करके ही अपना भोजन चलाते थे। और जो महुआ का फूल था हमने बताया था, उसको भोजन करते। अन्य प्रकार के पेड़ था, उससे फिर जंगली जानवरों को पकड़कर भोजन करना, ये सब उनका काम था। क्योंकि वो खेती बाड़ी बहुत कम करते थे, नहीं, झूम खेती करते थे। और झूम खेती फसलों मतलब पेड़ को काटना और उसी राख से फसल तैयार करना, 2-3 फसल हो जाता था, फिर चले जाते थे। तब पहाड़ी लोगों के जीविकोपार्जन का मेन साधन क्या था? तो जंगल से कंदमूल प्राप्त करना, जंगली जानवरों का शिकार करना और थोड़े मोरे अनाज भाई वो लोग उत्पादन करते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आगे, नंबर 11 है, पहाड़ियां लोगों के आवास और स्वभाव। तो जो देखिए, जो पहाड़ी लोग थे उन लोगों का आवास कैसा था, उन लोग का मतलब स्वभाव कैसा था, ये देखना है। चलते हैं। देखिए, पहाड़ी लोग जो होते थे वो खास करके कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। पहाड़ी लोग खास कर कहाँ रहते थे? जंगलों में। तो अपना घर कहाँ बनाएंगे? तो जंगल में ही बनाएंगे। तो जो पेड़ होते थे ना, पेड़ के नीचे वो घर बनाते थे। खास करके वो इमली के पेड़ के नीचे घर बनाते थे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इमली के पेड़ के ही नीचे काहे घर बनाता होगा? इसके पीछे क्या कारण था कि जब आंधी उंधी आती थी ना, तो इमली के पेड़ में मोटी मोटी टहनियां नहीं होती है, और इमली का पेड़ बहुत मजबूत होता है। इमली के पेड़ में कोई मोटी मोटी टहनियां नहीं होती है, अगर होती भी है तो पेड़ बहुत मजबूत होता है, उसकी टहनी हवा से टूटती बहुत कम है। तो अधिकांश अपनी झोपड़ी इमली के पेड़ के नीचे ही बनाते थे। क्लियर? झोपड़ी कहाँ बनाते थे? चलिए, तो उनका आवास तो समझ गए। रहते कहाँ थे? कभी कभी आम का पेड़ होता था, गाछ गछुला, वहां पर छांव में रहते थे, या पेड़ मचान उचान बना करके पेड़ जंगल में ऊपर रहते थे। तो इस तरह उनका जीव आवास था। अब स्वभाव, अभी आपने क्या देखा कि बहुत आक्रामक स्वभाव के भी थे और नॉर्मल स्वभाव के थे। गांव के माने उनके जो कबीले होते थे, उनके जो लोग होते समूह, वो सब एक साथ रहते थे, खेती एक साथ करते थे, जंगल कटाई एक साथ करना है, बीज बुआई एक साथ करना है, फसल अनाज हुआ सब एक साथ। माने ऐसा वो लोग बड़े स्वभाव के अच्छे भी थे। ठीक है? लेकिन वो आक्रामक थे। बाहर के लोग, शहर के लोगों को पहाड़ जंगल में जाने ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि तू लोग अंदर नहीं आएगा, इस पूरा जंगल हमरा है, हम जो मन करेगा। नहीं, तो लोग उन बाहर वाले लोगों के लिए क्या थे? थोड़ा आक्रामक थे, कठोर थे। लेकिन जो उनके अपने कबीले के लोग होते थे उनके लिए बड़ा नॉर्मल थे। क्लियर? तो पहाड़ी लोगों का आवास कहाँ? पेड़ के नीचे। कहाँ? देखिए, पहाड़ी लोग का संबंध जंगल से था, इमली के पेड़ के नीचे अपना घर बनाते थे और आम के पेड़ की छांव में रहते थे। संपूर्ण पहाड़ी इलाका को अपनी संपत्ति मानते थे, शहर के लोगों को घुसने नहीं देते थे और आपस में मिलजुल करके, बाहर वाले को आने नहीं देंगे लेकिन हम सब अपना मिलजुल के रहेंगे। देखिए कितना अपना पहाड़ी लोगों का स्वभाव था। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे गए? हमने कल पढ़ा था कि संथाल लोग वो तो राजमहल की पहाड़ी पर नहीं रहते, तो वो तो बाहर रहते थे, ये भी आदिवासी ही समाज थे, लेकिन ये राजमहल की पहाड़ी पर क्यों गए? तो अंग्रेज अब खदानने के अलावे नगदी फसल उत्पादन करना चाहती थी। ठीक है? क्योंकि विश्व बाजार में नगदी फसल का उत्पादन की मांग ज्यादा थी। तो अब अंग्रेज क्या चाहती थी कि हमको नगदी फसल चाहिए, तंबाकू चाहिए, कपास चाहिए, गन्ना चाहिए। और पहाड़ी लोग करते नहीं थे खेती बाड़ी, पहाड़ी लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे। तो अंग्रेज संथालों को अधिक मतलब ठेका दे करके समझिए, नौकरी रख करके समझिए, संथाल को यहां से उठा के कहां भेज दिए? राजमहल की पहाड़ियों पर, कि आप वहां जाइए, वहां पर रखा उसको और कहा कि आप यहां पर खेती बाड़ी कीजिए। क्योंकि संथाल काफी मेहनती होता था, वो पहाड़ी जो पहाड़ के जो जमीन थी उस जमीन को भी जोत जोत करके और क्या बना देता था? उपजाऊ बना देता था। इसलिए उसे कहां भेज दिया गया जात? राजमहल की पहाड़ी पर। तो संथाल क्यों गए वहां बताओ? खेती बाड़ी करने के उद्देश्य से। ठीक है? तो आप लिखेंगे क्या कि संथाल लोग काफी परिश्रमी थे, चट्टान को जोत करके भी वो उपजाऊ बना देते थे। तो अंग्रेज नगदी फसल के उत्पादन के उद्देश्य से जो संथाल थे उसको किराया पर लिया, माने भाड़े पर, और उसको भेज दिया कहां? राजमहल की पहाड़ी, तुम जाओ वहां खेती बाड़ी करो। चलिए आगे चलते हैं।
पांचवी रिपोर्ट, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, पांचवी रिपोर्ट क्या है। अब हमने पढ़ा था कि जब बंगाल में अंग्रेजों का शासन हुआ, बंगाल में अंग्रेजों का शासन हुआ, तो वहां के जो रैयत होते थे, जो जमींदार होते थे, उसका शोषण होने लगा। अधिक से अधिक कर लगा दिया गया। कर नहीं चुकाने पर उसकी जमीन के क्या हो जाती थी, नीलामी हो जाती थी। उस जमीन का मालिक वो खुद नहीं होता था। वो नीलामियों का पैसा अगर इसको मिलता वो नहीं, वो किसको ले जाता था, अंग्रेज ले जाता नीलामी का पैसा। अब ऐसी स्थिति में वहां के लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई। तो जमींदार और रैयत ये कहां पहुंच गए, इंग्लैंड। और वहां जाकर के इंग्लैंड के सरकार से बोला कि आपकी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड सरकार ने एक समिति बनाई और एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम रखा गया पांचवी रिपोर्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए वो कंपनी थी, सरकार का नहीं था। जैसे हम एक कंपनी खोले तो इस कंपनी का आदमी वो जाकर के भारत में व्यापार कर रहा था और वो धीरे धीरे कर वसूलने लगा। कर वसूले कंपनी, कंपनी को पैसा हो रहा था ना, सरकार को थोड़ी हो रहा था। तो सरकार अब इस कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए उसने नियम कानून पारित किया जिसका नाम रखा पांचवी रिपोर्ट। संसद, देखिए क्या होता है, जमींदार और रैयत की शिकायत पर ब्रिटिश संसद ने रिपोर्ट पेश किया और जिसे पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने के तौर तरीके नियम रखा, ईस्ट इंडिया कैसे काम करेगी वहां, इसका उसमें तौर तरीका रखा। भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टर के रिपोर्ट को लिखा कि जो जिला में कलेक्टर है वो कलेक्टर कैसे काम करेगा। जमींदार और रैयत की शिकायत को लिखा, उसमें राजस्व सांख्यिकी का विवरण लिखा जो कैसे कर वसूला जाएगा। और बंगाल और मद्रास के राजस्व न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणी लिखा। देखिए एक काम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का तौर तरीका, दूसरा काम भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टर का रिपोर्ट तो 2, तीसरा जमींदार का शिकायत तो 3, राजस्व सांख्यिकी विवरण तो 4 और बंगाल और मद्रास के राजस्व का न्यायिक प्रशासन तो कितने, 5। 5 रिपोर्ट तैयार किया। अभी इतनी ही नहीं था, ये 1002 पृष्ठों में था, याद रखेंगे हमने बताया था आपको कितने पृष्ठ में लिखा गया था, लेकिन बातें मूल रूप से कितनी थी, 5 थी, इसलिए इसका नाम रखा गया पांचवी रिपोर्ट। कोई दिक्कत, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14 देखते हैं। पांचवी रिपोर्ट की 2 कमी। देखिए पांचवी रिपोर्ट जब लिखा गया तो उस समय 2 कमी उसमें रह गई। कौन कौन सी कमी, तो याद रखेंगे। नंबर 1 कह रहा पांचवी रिपोर्ट की कुछ कमी थी, जमींदार के सत्ता का पतन अतिशोक्तिपूर्ण है। माने उन्होंने कहा कि जमींदार की सत्ता का पतन हो ये अतिशोक्ति है, यानी ऐसे समाप्त नहीं होगी, इस बात को उसमें लिखा गया। और दूसरा, जमीन के नीलामी के समय जो अपनाए जाने वाले तौर तरीके थे, जो जमींदार अपनी जमीन को बचाने के लिए करता था, हमने पढ़ाया था कि अंग्रेजों ने क्या कानून बनाया था कि जो स्त्री का संपत्ति होगा उसको छुआ नहीं जाएगा। अब वहां पर उसको छुआ नहीं गया, वो एक। दूसरा, स्त्रियों के नाम पर जमींदार लोग कर दिया अधिकांश जमीन को, अपने माँ के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपनी बेटी के नाम पर, इससे उसका नीलामी के समय बच गया। दूसरा नंबर कि जो जमीन बच जाती थी वो क्या करता था, नीलामी जब होती थी अपने आदमियों को ही वहां खड़ा कर देता था और बड़े बड़ी ऊंची बोली लगा देता। और जब अंग्रेजवा कहता कि पैसा दो तो कहता हमारा पास पैसा नहीं देंगे, हम तो ऐसे ही लगा दिए थे, अल्लो लाठी। नहीं, वो जमींदार का आदमी अंत में 2 बार 4 बार ऐसे होता था, मजबूरी में अंग्रेज किसको दे देता था, उसी जमींदार को नीलामी में दे देता था छोटी जमीन। क्लियर। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से जो वहां पर लिखी गई बातें, इस सब को उसमें रिपोर्ट में लिख दिया गया। ये अच्छी बातें नहीं थी, रिपोर्ट में ये नहीं लिखना था, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट लिखने के बाद जमींदार का क्या हो जाता था, वैल्यू कम हो जाता था। नहीं कह, धोखेबाज आदमी नहीं कह सकता उसको, नहीं कह सकता। रिपोर्ट में अगर ये बात आपको लिख दिया जाए तो वो हो गया कि जमींदार सब धोखेबाज आदमी है, चिटिंग चिटिंग नहीं। चलिए आ जाए किताब की ओर, आगे चलते हैं। नंबर हम लोग 15 नंबर, महालवारी व्यवस्था क्या दोष। जो महालवारी व्यवस्था था इसका क्या दोष था, तो महालवारी में क्या होता था, नामदार लोगों को मनमानी चलती थी, उसका संबंध अंग्रेज से होता, वे अधिक लाभ लेते थे। अब कहेगा सर हम नहीं समझे, तो महालवारी में क्या होता कि गांव के एक महाल को अंग्रेज नियुक्त कर देता, किसान के साथ डायरेक्ट नहीं होता था। गांव में गया और गांव में जितने जमींदार मतलब लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता था जो महाल कहलाता था। वो महाल
को गांव के कर वसूलने का दे दिया गया कि पूरा गांव का कर वसूल करके तुम जमा करना हमारे यहाँ। नहीं, तो महाल का संबंध किससे होता था? अंग्रेजवा से। अब वो जब किसान के पास जाता था कर वसूलने के लिए, तो मनमाने ढंग से कर वसूलता था। अब नहीं दोगे तो जाते हमारे अंग्रेज को कह देंगे कर नहीं दे रहा फलन माँ, तो ये आवेगा मारेगा लाठी। अब मजबूरी में बेचारे कर देते थे। नहीं, तो एक समस्या महलवारी का ये था कि जो महाल होते थे वो अधिकांश कर वसूलते थे, मनमाना ढंग से कर वसूलते थे। और दूसरा क्या था, छोटे किसान की स्थिति दयनीय थी। जमींदार और अंग्रेज दोनों छोटे किसान पर अत्याचार करते थे, ठीक है ना। जमींदार हो या महाल हो, वह क्या करते थे? छोटे किसान पर अत्याचार। तुम कर दोगे नहीं तो जमीन तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी। अब मजबूरी बस उसको देना पड़ता था। तो ये सब वहां पर कुछ समस्याएं थी, किसमें? महलदार में। क्योंकि महाल लोग ना ज्यादा करके कर वसूलते थे, अंग्रेज को देना कम था, वसूलते थे ज्यादा। जैसे अपने अस्थाई बंदोबस्त में पढ़ा, जमींदार देता था अंग्रेज को कम लेकिन वसूलता था ज्यादा। ठीक वहां पर यही व्यवस्था वो भी था महलवारी में। तो उसमें जमींदार को 10 वर्ष के लिए था, लेकिन महलदार में ऐसा नहीं था। महल हर वर्ष चेंज हो जाता था, ठीक है ना। तो और ये तो और खतरनाक बात हो गया, नहीं हो गया? 21 साल तो उछलना है, जितना मन है जितना उछलो, अगर से उछलो, क्या जी? ये होता था कानून। तो आशा करते हैं आपको 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन समझ में आई होगी, और समझ ही रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले तो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। और हम मिलते हैं अगले फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी 16 से लेकर के जो हमारी 27 तक का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब करना आपको ये है